टी आर, अगर पहली टर्म है तो ऊपर 1, दूसरी टर्म है तो 2, तीसरी टर्म है तो 3, आरएच टर्म होगी तो आर। अब यार ये वाला गेम नहीं समझ में आ रहा। मैंने ध्यान से देख, कुछ कुछ तो आ रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ा सकते, मान लो कोई बच्चा एकदम हाथी, हाँ फिर ज्यादा देर मत कर। हाँ, या तो दिमाग ज्यादा चलाओ या पेन ज्यादा चलाओ, दोनों में से एक चीज चलाओ, है ना। जुबान ज्यादा मत चलाओ, ये तो कहीं पर भी नहीं सिखाया। कौन लिख सकते हैं दिस इज 4+1। एक एक कम करने में बढ़िया चीज चमक रही है। 65 को हम लिख सकते हैं दैट इज 64+1। 325 को लिख सकते हैं 324+1। इतना हिंट तो बहुत है सर। दिस इज 1024+1। ठीक है सर, ये जो लिखा हुआ है ना 324, बेसिकली इसको फैक्टराइज कर, 4 अलग करेगा तो सर ये आ जाएगा 81+1। इसमें से 4 अलग करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 22 है। ये कैसा 4 अलग कर रहा हूं मैं इसमें से यार, 256 आएगा यार। इसमें से 4 अलग कर और इसमें से 4 अलग कर। अब देख, ये वाला जो नंबर है ये 1 की पावर 4 है सर। 1 को 1 की पावर 4 क्यों लिख रहे हो, 1 का स्क्वायर भी 1 का क्यूब कुछ भी लिख सकते। अरे मैंने कहा थामा, ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है और ये 4 की पावर 4 है, बेसिकली 2 की पावर 8। अब गेम समझ में आया सर। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4r की पावर 4 + 1, r1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये सेम सवाल है जो आप पिछला करके आए हो, और सवाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कि एक ही क्वेश्चन है सर, उसमें हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें देखो यहाँ पे 4 था नहीं, मतलब यहाँ पे 4 था, इसमें 4 नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। आगे का प्रोसेस सेम है, इसलिए मैंने पहले आंसर लिख दिया। ठीक है भाई। कई बार क्या होता है इसमें टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसकी आपसे जनरल टर्म पूछूं, t1 ये रही, t2 ये रही, t3 ये रही। सो 9 13 17, 9 और 4 13, 13 और 4 17। सर ये लोग तो एपी में इनकी जनरल टर्म बता दो फटाफट। मैंने की जनरल टर्म होगी a + n - 1 * d, दैट इज 4n + 5। हाँ, तो सर इसकी जो जनरल टर्म आप लिखोगे वो आएगा 4r + 5। फिर पहली टर्म में 1 * 2, दूसरी टर्म में 2 * 3, तीसरी टर्म में 3 * 4। तो सर rth टर्म में r * r + 1। पहली टर्म में 5 की पावर 2, दूसरी टर्म में 5 की पावर 3, तीसरी टर्म में 5 की पावर 4। जो आप टर्म का नंबर बोल रहे हो 5 की पावर में उससे एक ज्यादा है, तो rth टर्म में 5 की पावर r + 1। तो दिस इज द जनरल टर्म विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जब भी मैं जनरल टर्म लिखता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसमें एक बार r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 ये सब डालकर मैं देख लेता हूं जरूर। तो जैसे मैं इसमें r की वैल्यू 1 डालूंगा सर बिल्कुल ऊपर बन रहा है 9, 1 * 2 ये वाली चीज। r की वैल्यू 2 डालूंगा सर ये रही 13, हां 2 * 3 5 की पावर 3, बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। अब इस केस में हम कैसे करेंगे वो बताओ। तो सर इस केस में बहुत सिंपल सी कहानी है, आप बस इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये भी टूटेगा सर f (r) * f (r - 1 या r + 1 में। पहला चांस तो यही है कि इनपुट में एक का डिफरेंस हो, या फिर दूसरा चांस अगर ये कुछ नहीं बना तो दूसरा चांस इनपुट में 2 का डिफरेंस वाला सोचेंगे। तो मतलब एक जगह है, अब सोचने वाली बात है कि एक जगह पक्का सर फंक्शन में 5 की पावर में बाकी इसके साथ भी कुछ होगा, r होगा, और एक जगह सर उसके साथ 5 की पावर में r + 1 होगा। ऐसा कुछ होना चाहिए। 5 की पावर में भी तो इनपुट रखी जाएगी क्योंकि यहां पे देखो एक्सपोनेंट में आ गया फंक्शन। ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे मैंने क्या किया, इसकी एक पावर हिलाने की कोशिश की, मतलब मैंने इसको लिखा 5 की पावर r + 1 को, दिस इज 5 * 5 की पावर r। इस 5 को अंदर भेजा, ध्यान से देखना। तो ये लिखा हुआ है 4r + 5, इस 5 को अंदर भेजोगे तो यहां लिखा हुआ है r, ये लिखा हुआ है 5r + 5 * 5 की पावर r। अब मुझे एक बढ़िया चीज चमकी कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, मतलब दिस इज नथिंग बट न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है ना उसको आप लिख सकते हो 5 * r + 1 - r। हाँ, ये 4r + 5 लिखा हुआ है बेटा, आराम से देख ले। r 5 * r + 1 * 5 की पावर r। स्प्लिट द डिनोमिनेटर, इसके नीचे ये वाली टर्म जाएंगी, दैट इज 5r + 1 अपॉन r 5r + 1 5 की पावर r। फिर r के नीचे ये वाली सारी टर्म जाएंगी, r 5r + 1 5 की पावर r। तो 5 और r + 1 5 और r + 1, यहां पे बचा सर 1 अपॉन r 5 की पावर r। r और r गया सर, यहां पे बच रहा है r + 1 और ये हो जाएगा सर 5 की पावर r + 1। ठीक है, तो ये हमने इसकी जनरल टर्म को ब्रेक कर दिया कि अगर सर ये वाला f ऑफ r है तो ये f ऑफ r + 1 है। ठीक है भाई, तो बस इंफिनिटी तक जा रहे हो तो बड़े वाले में बड़ा, छोटे वाले में छोटा, समझे। सिग्मा क्या है, r की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी 1 अपॉन r * f ऑफ r माइनस 1 अपॉन r + 1 f ऑफ r + 1। तो इनपुट किसकी बड़ी है ये बताओ सर। इनपुट ये आ रहा है r + 1 मतलब इनपुट इसकी बड़ी है, तो बड़े वाले में बड़ा छोटे वाले में छोटा, तो 1 अपॉन 1 * 5 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज नथिंग बट 0। तो सर ये वाली पूरी वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का रूल भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्लीज। चलिए अब एक छोटी सी चीज, कई बार ये जो कैंसिलेशन वाली जो चीजें हैं ये मल्टीप्लिकेशन में भी बनती है, मतलब जैसे ये वाला सवाल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और आराम से देखो। तो सर ये सबसे पहले तो हमें a³ + b³ और a³ - b³ की फील्ड दिलवा रहा है, तो दिस इज r - 1 * r² + r + 1 और नीचे a³ + b³ इज a + b a² + b माइनस ab आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब पाई का मतलब जैसे सिग्मा इज यूज्ड फॉर द कंटीन्यूअस एडिशन, वैसे ही पाई इज यूज्ड फॉर द कंटीन्यूअस मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको कभी ऐसा दिखाई दे कि r की वैल्यू 1 से लेकर 3 f ऑफ r है, तो आप r की वैल्यू 1 पुट करो, r की वैल्यू 2 पुट करो, r की वैल्यू 3 पुट करो और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ सिग्मा होता तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में मैं ऐड करता, बट यहाँ पाई है तो मतलब दैट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें भी आप देखो ध्यान से कि ये दोनों में एक का डिफरेंस है और इन दोनों में भी एक का डिफरेंस है, इन दोनों को अलग-अलग कर लो। r - 1 अपॉन r + 1 मल्टीप्लाइड बाय r² + r + 1 अपॉन r² - r + 1। ठीक है, और ये वाली टर्म पाई के साथ है, और हाँ बिल्कुल सही पकड़े सर, पाई बट कैसे गया, मैं बिल्कुल बढ़ जाता है क्योंकि जो चीज मल्टीप्लिकेशन की है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बढ़ जाती है और जो चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन की है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बढ़ जाती है। सिग्मा जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं बढ़ता और पाई जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं बढ़ता, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी। r की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक जा रहा है। 1 मत रखो यार, इसमें 1 रखती तो गेम ही खत्म हो गया। बेसिकली इट इज नॉट 1, मेरे ख्याल से 2 रखना पड़ेगा। हाँ 2 से शुरू करो क्योंकि 1 रखती तो पहली टर्म 0 होगी और ये खेल सारा मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, तो सर गेम ओवर हो गया ये तो। मैं कहा यार बड़ी जल्दी ओवर हुआ।
तो यहां पर आर की वैल्यू 2 से लेकर 30, आर की वैल्यू 2 से लेकर 30। पहले इस कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं, जरा देखना ध्यान से। तो 2 रखोगे तो सर ये आ जाएगा 1/3, दिख रहा है सबको? 2 - 1/2 + 1, 3 रखोगे 3 - 1 दैट इज 2/4। अरे 3 रखा है फिर मैंने, फिर 4 रखा है तो दिस इज 3/5, फिर 4/6, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक रखना है सर? 30 तक। तो मैंने एक बार बताया 29 रखूं तो सर दिस इज 28/30, और फिर 30 रखूं तो सर दिस इज 29/31। अब मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन हो रही है दोस्तों। हाँ सर, ये 3 इसको उड़ा रहा है, ये 4 इसको उड़ा रहा है, ये 5 इसको उड़ाएगा, ये 6 इसको उड़ाएगा। तो अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में बच रही है तो डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में बचेगी। यहां वाली दोनों टर्म्स इसको उड़ा देंगे। तो इसका आंसर आ गया सर 1 × 2/30 × 31। ये तो इस पार्ट का आंसर आया। मैंने कहा इसको भी देख ले भाई। तो जब आप आर की वैल्यू 2 रखोगे, 4 2 6 और 1 7, अपॉन 4 में से दोगे तो सर ये कितना आएगा? 2 + 1 दैट इज 3। फिर आर की वैल्यू 3 रखी, 9 3 12 और 1 13, और यहां रखी 6 में से 9 में से 3 गया 6 और 1 7। हां, एक और लिख लो, आर की वैल्यू 4, 16 4 20 और 1 21। 16 में से 12 गए तो सर 16 में से 4 गए तो 12 + 1 13। हां, और लास्ट में जब आप आर की वैल्यू 30 रखोगे तो दिस इज 30 का स्क्वायर + 30 + 1 अपॉन 30 का स्क्वायर - 30 + 1। ठीक है भाई। अब यहां पर जो कैंसिलेशन है वो एक एक टर्म के बाद में हो रही है। देखो नीचे की एक टर्म बच रही है तो सर ऊपर की एक टर्म बचेगी। ठीक है, तो यहां पे दूसरे वाले कंपोनेंट में क्या बचा? 30 का स्क्वायर + 30 + 1 अपॉन 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज अवर एफ एन एफ। ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन में भी काटा पीटी होती है, इसमें भी एफआर और एफआर - 1 या एफआर + 1 का खेल रखना होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू आल्सो, है ना? चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। ठीक है ना सर, ये इनइक्वालिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है? तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं सर वो n पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, कि n पॉजिटिव नंबर्स में आप बोल सकते हो कि आरएमएस वैल्यू हमेशा बड़ी होगी अरिथमेटिक मीन से, अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। ठीक है ना सर, ये जो अरिथमेटिक मीन है, मैंने कहा आपको कुछ नंबर्स मैंने बताए थे, उसमें सिंगल एएम जो निकालना सिखाया था वो यहां पर यूज होगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो कुछ नंबर्स का निकालना सिखाया था वो यहां यूज, और सिंगल हार्मोनिक मीन यहां पर यूज होगा। जैसे अगर मैं आपको n पॉजिटिव नंबर्स दूं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा, सबका सम डिवाइडेड बाय n। फिर सर उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? सभी का मल्टीप्लिकेशन की पावर में 1/n। और उनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा सर? कि पावर में, सॉरी न्यूमरेटर में जितना अमाउंट है वो लिख दो और डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल का सम। तो सर ये हमें तीन चीजें तो क्लियर होगी। अब ये जो आरएमएस वैल्यू है तो मैंने कहा देख यार, आरएमएस लिखा ऐसे जाता है बट ये ऑपरेट ऐसे होता है। मतलब अगर मान लो आपके पास में दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर मैं इनकी आरएमएस वैल्यू पूछूं तो पहले इनका स्क्वायर कर दो, एस स्टैंड्स फॉर स्क्वायर, एम स्टैंड्स फॉर मीन। अब इनका मीन ले लो तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 और अब इसका रूट ले लो। ठीक है, तो ये बन जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। अगर सर तीन नंबर होते ए बी और सी तो इनका आरएमएस कैसे निकालते हैं? तो पहले इनका स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इनका मीन ले ले तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 और फिर इनका रूट ले ले, तो ये इन तीनों की आरएमएस वैल्यू होगी। तो सर सबसे बड़ी आरएमएस वैल्यू होती है, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होती है सर? आरएमएस वैल्यू। फिर उसके बाद में एएम, उसके बाद में जीएम, उसके बाद में एचएम। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, कि ये सब तीनों बराबर, ये चारों बराबर कब हो जाती है? तो यहां पर मैं एक नोट लिखवा रहा हूं कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। जब सारे के सारे नंबर बराबर हो जाएंगे तब उस केस में जो है वो इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। सर सारे के सारे नंबर्स होने का मतलब क्या है कि a1 = a2 = a3 डॉट 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 सर कहां तक? an तक। जब ये सारे बराबर हो जाएंगे तब इक्वालिटी होल्ड करेगी और ये चारों के चारों जो वैल्यूज है ये भी बराबर हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है। अब अगर मैं इसकी हिंट की बात करूं कि सर हमें कहां पर एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए या इस इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन कहां सोचना चाहिए, तो मैंने कहा देख भाई किसी भी क्वेश्चन में अगर वो तुझे बोले कि बेटा कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब ये शब्द दिखाई दे। अब एक शब्द ये तो दिखाई दे सकता है या फिर कुछ नंबर्स बाय डिफॉल्ट जो दिखने में ही पॉजिटिव होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल नंबर 2 की पावर x, 2 की पावर x - 1, 3 की पावर x/2, इस प्रकार के नंबर्स। तो ये सारे नंबर जो है सर ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो किसी सवाल में वो पॉजिटिव नंबर्स का जिक्र करे, सबसे बड़ा हिंट तो वही है, या आपको पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हो और उसके बाद में वो इन सब बातों के बारे में पूछे, रेंज बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो या मिनिमम वैल्यू बता दो, तो दिस इज द प्रॉपर हिंट कि आपको वहां पर एक बार रुककर इस इनइक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए। अब सर ये इनइक्वालिटी लगाई कैसे जाती है, मैंने उस पे आते हैं। ठीक है जी, ये इनइक्वालिटी लगाई कैसे जाती है? तो पहले एक स्टैंडर्ड सवाल देख लो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसा है सर? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में कि मान लेते हैं कि तीन नंबर्स हैं a b एंड c दैट आर पॉजिटिव नंबर्स, मतलब ये तीनों 0 से लेकर इंफिनिटी है, ओपन ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े हैं। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि 2a + 3b + c = 7। इन तीनों का सम नहीं, 2 टाइम्स a + 3 टाइम्स b + c = 7। तब आपसे पूछा जाए देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज a³ b² एंड c³, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? एक सवाल तो ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ abc, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a b एंड c, कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस वैल्यू पे आएगी abc की। ठीक है, तो इसको यूज करने का तरीका जरा देखना। तो हमने देखा सॉल्यूशन सोचने का तरीका क्या है सर? एक तो आपने ये सारे नंबर्स कैसे देखे, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव दे रखे और आप ये वाला वर्ड यूज करो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है जी, तो इस केस में आपको क्या करना होता है बेटा? तो अभी बच्चे मुझे फटाफट एबीसी पर एएम जीएम लगा देता हूं। तो मैंने एबीसी पर जब एएम जीएम लगाएगा ना तो तेरा रिजल्ट ये आ जाएगा एबीसी की पावर 1/3। ठीक है, अब यहां पर दो चैलेंजेस हैं, एक तो तुझसे a * b * c की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है। सो यहां पर हमें a की पावर में 3 चाहिए, b की पावर में 2 और c की पावर में 3 चाहिए। एक तो ये है, तो आपने ये, मैं ये नहीं बोलूंगा रिजल्ट गलत है, बट ये आपने अप्लाई गलत किया, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज। दूसरा कि ये जो आपको रिजल्ट दे रखा है ये यहां पर यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है दैट मींस वो आपसे कांस्टेंट आंसर डिमांड कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल के टर्म्स में नहीं बताते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो एक चैलेंज तो सर ये है कि हमें a की पावर 3 b की पावर 2 और c की पावर 3 चाहिए, दूसरा हमें ये रिजल्ट यहां यूज करना है। तो इसका तरीका क्या होगा ध्यान से देखना, abc पर बात नहीं बनेगी। आप चाहते हो कि ये वाली चीज यूज हो और a जो है वो 3 बार आए, तो आप इसी टर्म का 2a के 3 टुकड़े कर दो। ठीक है, 2a के क्या करो 3 टुकड़े, 3 बराबर टुकड़े, 2a/3, फिर दूसरा भी 2a/3 और तीसरा भी 2a/3। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको भी समझ में आएगा। फिर आपको सर b कितनी बार चाहिए? 2 बार, तो ये जो पूरी टर्म है 3b इसके 2 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े मतलब 3b/2 और 3b/2। ये जो आप इनके पार्टीशन कर रहे हो या फिर इनकी जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। और फिर सर ये जो c है इसके भी 3 टुकड़े कर दो, कौन से? दैट इज c/3, c/3 और c/3। अब ये जो नंबर्स आपके पास में बने कितने? 3 + 2 5 और 3 8। इन 8 नंबर्स पे am > gm लगा दो। इन 8 नंबर्स पे क्या लगा दो भाई? am > gm। क्या ये बात क्लियर है? हाँ,
ऐसा करने से ये रिजल्ट भी यूज हो जाएगा और आपके पास में ये वाली चीज भी बन जाएगी, देखते रहना। तो सर इन 8 नंबर्स पे अगर मैं am निकालने जाऊं तो आप बोलोगे 2a/3 प्लस 2a/3 प्लस 2a/3, इन तीनों का सम, फिर इन दोनों का सम दैट इज 3b/2 प्लस 3b/2 प्लस इन तीनों का सम दैट इज c/3 प्लस c/3 प्लस c/3, और टोटल आपने जो लोग मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपने ऐड किया दैट इज 8, तो डिवाइडेड बाय 8, ये इनका मीन हो गया, अरिथमेटिक मीन। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सबका मल्टीप्लिकेशन, देखते रहना भाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2 की पावर 3 a की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, फिर सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3 की पावर 2 b की पावर 2, जो आपको चाहिए था वो बन रहा है, देखो a क्यूब b स्क्वायर बन रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो 3 की पावर 2 b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज c की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है ना, और होल पावर 1/8। अब एक लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, आपने इसी टर्म के तीन टुकड़े क्यों किए? क्योंकि सर ये पूरा ऐड अप होने के बाद में ये लिखा हुआ है 2a + 3b + c, और जिसकी वैल्यू आप 7 बोल सकते हो। तो सर ये हमें जो कांस्टेंट रिजल्ट दे रखा है वो हमें यूटिलाइज हो गया है ना, ये पूरा 7 दे रखा है आपको। थोड़ा कैंसिलेशन वगैरह कर लेते हैं, है ना। तो सर यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 था तो ये गया। सर ये जो है ये 2 की पावर ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो नेट पावर बता दो ये कितना हो गया सर? ऊपर बचा 1 2 और तो कोई 2 नहीं बच रहा, और नीचे बचा सर एक 3 की पावर 3 यहाँ और एक 3 की पावर 1 यहाँ, दैट इज 3 की पावर 4, और साथ में आ गया सर a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब और होल पावर 1/8। कैलकुलेशन देखते रहिएगा प्लीज, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब दोनों तरफ पावर 8 रेज कर दो, तो सर ये आ जाएगा 7 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 8, 2 अपॉन 3 की पावर 4 a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब। अब चाहो तो इसको इधर और इसको इधर भेज दो, तो यहां से आप बोल सकते हो कि 7 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, और सर ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली 2 की पावर 16 लिखा हुआ है, सॉरी 24 लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर 25 हो जाएगा, है ना। 8 की पावर 8 इज बेसिकली सर 2 की पावर 3 और ये है 8, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 24, और एक पावर आपने इधर से इधर भेजी तो 25 हो गया। तो सर ये देखो a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब, इसकी मैक्स वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो पहली चीज हमारी क्लियर होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 7 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 25, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मेरा जो अगला सवाल है वो अगर मैं आपसे नहीं भी पूछूं तो हर एएमजीएम के सवाल में आपको ये खुद सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से कुछ गलत जवाब आ रहा होगा या एएमजीएम इनइक्वालिटी हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा रही होगी, तो ये सवाल का जवाब जो है वो आपको सही रास्ते पर कर देगा। मतलब कि कौन सी एबीसी की वैल्यू के लिए जो है ये वैल्यू आएगी। तो सर आप चाह रहे हो कि ये इसके बराबर कब होगा? इक्वल, है ना। मतलब आप बोल रहे हो कि एम और जीएम बराबर कब होंगे, इसका मतलब सर आप ये पूछ रहे हो कि इक्वालिटी होल्ड कब करेगी। तो वी नो इक्वालिटी होल्ड किस केस में करती है भाई? इक्वालिटी होल्ड जो है वो किस केस में करती है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब सारे नंबर्स इक्वल हो, है ना। अगर मैं इक्वालिटी होल्ड की बात करूं जब सारे नंबर्स इक्वल हो, तो ये तीनों तो आपस में बराबर ही हैं, दैट इज 2a/3 इज इक्वल टू 3b/2 एंड इज इक्वल टू c/3। इसको किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लो, ठीक है, कि ये तीनों नंबर तो आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आप सकते हैं देख पा कि a की वैल्यू आ गई 3k/2, सर b की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी? 2k/3, और c की वैल्यू आ गई सर 3k, और abc जो है वो इस रिलेशन को हमेशा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 2 इंटू a कितना है? दैट इज 3k/2 प्लस 3 इंटू b कितना है सर? दैट इज 2k/3 प्लस c कितना है सर? दैट इज 3k, और ये किसके बराबर है सर? 7 के बराबर। ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 3 6 और 2 8, दैट इज 8k इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू आ गई भाई 7/8। तो k की वैल्यू अगर 7/8 है तो यहां से आपके पास में a आ गया 3 इंटू 7/8, और यहां पर आ गया सर 2। वैसे सर यहां पर आप k की वैल्यू डाल दो, यहां पर k की वैल्यू डाल दो 7/8, तो आपको वो तीनों नंबर्स abc मिल गए। दैट मींस कि ये इक्वालिटी सच में होल्ड कर रही है, मतलब कि ये पॉसिबल है, आंसर आपके पास में आ रहा है। कई बार क्या होगा, कुछ सवालों में ऐसा देखा गया है कि जब आप ये इक्वालिटी होल्ड वाली चीज चेक करने जाते हो ना, तो वहां पर ये तीनों नंबर्स बराबर नहीं होते। और यहां से आपका एक डाउट और भी क्लियर हो गया कि एक बच्चे ने बोला कि सर आपने इसके 3 बराबर टुकड़े क्यों किए? आपको बेसिकली a 3 बार चाहिए था ना। मैंने कहा हां यार, a आपको 3 बार चाहिए था, तभी आपने इसके 3 टुकड़े किए। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि 2a को मैं ऐसे ब्रेक करता, a/3 सॉरी a/2 और a/2, इन तीनों का सम भी 2a ही आएगा। बट आपने इसके इक्वल टुकड़े क्यों किए? मैंने देखा अगर तू ऐसे जाएगा ना, ऐसे इनके 3 टुकड़े करेगा, और सिमिलरली फिर b का भी अपना दिमाग लगाकर, b के तुझे कितनी चाहिए? 2 बार, तो 3b के उसने 2 टुकड़े कर दिए, एक 2b और एक b, बट वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो b यहां पर जैसे अब ये 3 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, और वैसे ही सर c 3 बार चाहिए तो c की उसने क्या कर दिया? c/3, चलो ये ले लिया, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है ना। तो इन पे एएमजीएम लगाने पे भी सर इस तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड में, इस तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड में a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब बनेगा, और सर ये वाली चीज भी यूटिलाइज हो जाएगी। हां, क्योंकि आपने उसी टर्म की तो की है। कुछ सोचो ना भाई, अगर मैं इसको जोड़ूं, इसका सम कितना आएगा? 2a, इसका सम कितना आएगा? 3b, इसका सम कितना आएगा? c। तो सर ये वाली चीज भी यूज हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? मैंने इसमें दिक्कत है जब आप लास्ट पॉइंट पे पहुंचोगे इक्वालिटी होल्ड करवाने वाले में। तो 3 इक्वल टुकड़े होने से फायदा ये होगा कि ये नंबर आपस में बराबर है, मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ये इसके भी बराबर होना चाहिए, दिख रहा है वो बराबर है। अब जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो पहली चीज तो a और a/2 बराबर होनी चाहिए, जो कि a की वैल्यू 0 पर बराबर होते हैं। फिर से मुझे ये बोलना पड़ेगा कि फिर ये दोनों बराबर हो गए, अब a/2 और 2 भी बराबर होनी चाहिए, फिर b और 2 भी आपस में बराबर होनी चाहिए, सारे नंबर्स इक्वल होने चाहिए ना। तो वहां पर जाकर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस केस में आप बोलोगे कि इक्वालिटी होल्ड सर जो हमारे पास में a और b आ रहे हैं उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें इक्वालिटी होल्ड कभी करेगी नहीं। तो b की पावर 3 और c की पावर 2, इसकी मैक्स वैल्यू बतानी है, मतलब खुद बताना अपने आपको ऑब्वियसली। एंड व्हेन का मतलब कि वो कब होगी, a जब कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा, ठीक है। तो ये खुद सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दे दिया। फिर सर ये आप ये और लिख दो एएमजीएम का, दैट इज अनदर हिंट मैं आपको बता रहा हूं, वो है टर्म और उसका रेसिप्रोकल प्रेजेंट हो, ठीक है। टर्म एंड उसका रेसिप्रोकल, टर्म एंड इट्स रेसिप्रोकल इज प्रेजेंट। मतलब जैसे 2 की पावर x है तो 2 की पावर -x वहां प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है तो उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकल कॉट प्रेजेंट है। ऐसे प्रकार से जब सवाल में या फंक्शन में जिसकी आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, जब ये प्रकार के लोग प्रेजेंट हो तब भी आपको एएमजीएम के बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, है ना। हां, अब वो सिंपल सा सवाल क्या बेटा, वो ये वाला है कि मैंने बोला कि व्हाट इज 18 sec square x प्लस 8 cos square x, इसकी आप मुझे मिनिमम वैल्यू बता दो। इसकी आप मुझे क्या करो, मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और x जो इसकी डोमेन में है वो सारे अलाउड है। तो एक बच्चे ने देखा कि सर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो उसने बोला कि सर हम समझ गए हैं, अब आप हमें इस पे एएमजीएम लगाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ये बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। तो हमने दो नंबर ये ले लिए क्योंकि इन दोनों का एडिशन चाहिए, तो हमने एक ले लिया 18 sec square of x
और एक हमने ले लिया 8 cos square of x। क्या ये दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे? हाँ सर, cos x और sec x की वैल्यू कुछ भी उनके स्क्वायर लगाओ तो पॉजिटिव होंगे, बट पॉजिटिव में से 0 तो होता नहीं है। तो मैंने कहा यार cos x 0 भी नहीं हो सकता। cos x 0 किस पे होगा? pi/2 पर। तो pi/2 तो इसके डोमेन में नहीं है ना भाई, क्यों? क्योंकि उसमें sec x को जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब जो एक्सिस की डोमेन में है वहां पर ही हमेशा पॉजिटिव है ये दोनों नंबर्स। और अब की बार इनको पॉजिटिव बना कौन रहा है? कहीं पे लिखा नहीं है, इनके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है सर वो हमें दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये इनका am ग्रेटर देन इनका gm, दैट इज 18 into 8 की पावर 1/2। क्या ये बात समझ में आती है? 18 into 8 की पावर 1/2, क्योंकि cos square x into sec square x वो तो 1 हो गया। अब 18 कितना होता है बेटा? ये होता है 9 into 2 या 9 into 16 बोल दो। 18 into 8 इज एसएमएस, इसमें से 2 निकाला इधर भेज दिया। इसका स्क्वायर रूट लोगे सर वो आ जाएगा 3 into 4 दैट इज 12। तो यहां से 18 sec square x plus 8 cos square x, यहां पूरा बन रहा है 12 into 2 24। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू एट द फर्स्ट इंस्टेंस दिखती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज 24। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट मैंने आपको एक चीज बोली थी भाई, अगर आप सही जवाब जानना चाहते हो तो अपने आप से ये वाला सवाल जरूर पूछो कि व्हेन, ये कब हो रहा है। तो जो सर देख लेते हैं। तो ये वाला जो जवाब है ना, ये मैं नहीं बोलूंगा ये चीज गलत लिखी है, बट ये वाला जो चीज है ये गलत है। इसकी मिनिमम वैल्यू 24 नहीं है। कैसे पता चलेगा सर ये गलत कैसे होगा? मैंने कहा देख बता मुझे व्हेन। तो सर व्हेन में तो सिंपल सी चीज आती है, जिन दो नंबर्स पे क्या आप चाहते हो कि इसके बराबर कब है, मतलब am gm के बराबर कब है, दैट मींस वो दो नंबर्स जिन पे आपने am gm लगाया वो बराबर हो, दैट इज 18 sec square x is equals to 8 cos square x। 1 upon cos square और इधर जाएगा तो सर ये हो जाएगा cos की पावर 4x एंड दैट इज इक्वल्स टू 18 upon 8, जिसको आप बोल सकते हो सर 9 upon 4। अब ये बताओ cos की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? cos खुद या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, उसकी पावर 4 कभी 1 से बड़ी हो सकती है? तो आंसर इज सर नो, दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 24 नहीं होगी, है ना। अब कुछ बच्चे चिल्लाने लगे सर मतलब am gm जो है वो कभी-कभी सही और कभी-कभी गलत जवाब दे रही है। ना 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 नो एक्सेप्शन इज हियर। am gm गलत जवाब नहीं दे रही भाई, am gm ने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, sin x is greater than equals to -10, अब कुछ बच्चे बोले सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके लिए मतलब आपको इस साइन का मतलब पता होना चाहिए। इसमें दो मीनिंग छुपे होते हैं या दो सवाल छुपे होते हैं, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू कहलाती है। हां सर sin x -10 के बराबर तो नहीं है, बट sin x जो है वो -10 से बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू लिखी हुई है। अब ये स्टेटमेंट अगर ट्रू लिखी हुई है तो क्या आप ये बोल दोगे कि sin x -10 के भी बराबर होता है? नहीं सर, sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है जो कि -10 से बड़ी होती है, तो ये ठीक तो लिखा हुआ है, क्या गलत है? बट दैट डजंट मींस कि ये इसके बराबर होगा, मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी ये नहीं बोल सकते आप, समझे? इनइक्वालिटी का चक्कर है भैया, तो ये कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, मतलब सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 24 से बड़ी होगी। हां, अब सर मुद्दे पे आते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें। तो जब भी कभी ऐसा हो कि वो दो नंबर्स आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, तो उसका जिन पे आप am gm लगाना चाह रहे हो वो अगर आपस में बराबर नहीं हो रहे, जैसे ये बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें से उतने पोर्शन पे आप am gm लगा दो जितना पोर्शन बराबर हो सकता है ना। मतलब कि हमने am gm मतलब इस पूरे फंक्शन को हमने ऐसे तोड़ के लिख लिया, दैट इज 8 sec square of x plus 8 cos square of x plus 10 sec square of x, है ना। हां, अब इस इतने पार्ट की वैल्यू am gm से निकाल लो, फटाफट देखना जरा। ये दो नंबर्स हैं तो 8 sec square of x plus 8 cos square of x divided by 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो वो आएगा दैट इज 8 का स्क्वायर पावर 1/2, सो ये इधर जाएगा तो ये लिखा हुआ है 8 into 2 16, तो 8 sec square of x plus 8 cos square of x, ये हमेशा 16 से बड़ा है। सर क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? मैं बिल्कुल हो सकते हैं, चेक कर ले भाई। तो 8 sec square of x बराबर 8 cos square of x, इस केस में आप 8 कैंसिल कर दो, 1 upon cos square और इधर जाएगा तो ये आ जाएगा सर cos की पावर 4x और ये आ गया 1। तो सर जितने भी एंगल्स जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे ये दोनों cos की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब सर ये 16। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है फ्रॉम am gm इनइक्वालिटी से मैंने आपको करके दिखाया, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आ गई सर 16, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोर्शन बराबर हो सकते थे। ठीक है सर। अब ये वाला जो फंक्शन बचा सर, हमें पता है sec x की रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, बट आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी सर इसकी मिनिमम वैल्यू, ध्यान सुनना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी सर जब ये पूरा मिनिमम होगा और ये 1 होगा दैट इज 10 into 1 दैट इज 10। अब आपसे इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी सर इन दोनों मिनिमम वैल्यूज का सम, दैट इज 16 plus 10, तो इस पूरे का जवाब आ जाएगा 26, है ना। और वो अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो कौन से x पर आएगा तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए आप। हां, 8 और 8 16 16 और 10 26 आ गया जी। और अब यहां से ये भी क्लैरिफाई हो गया कि सर अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 26 है, तो ये मिनिमम 26 है तो ऑब्वियसली 24 से बड़ा ही होगा, दैट मींस कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है। बट यहां से इक्वालिटी की मिनिमम वैल्यू जोड़ने के बाद में मैंने हल्की सी लाइन और बोली थी कि ये पूरी मिनिमम वैल्यू एक ही x पर एग्जिस्ट भी कर रही है एंड दैट x इज 0। अब ठीक है, तूने इसकी मिनिमम वैल्यू जोड़ी -2, अब तू मुझे अगले सवाल का जवाब दे कि ये पूरे की मिनिमम वैल्यू -2 आएगी कब, कौन से x पर? सर पाई/2 रख दो, मैंने पाई/2 सर ये पाई रख दो, तो पाई पर ये -1 बनेगा, बट सर सॉरी पाई पर ये 0 बनेगा, ये -1 बन जाएगा, तो 0 और -1 का सम तो -1 होता है, -2 तो ही नहीं था। तो आप हर जगह दो अलग-अलग फंक्शंस अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो उनकी मिनिमम वैल्यू आगे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट यस, यहां से हमें ये सीखने को मिला, बादल बना के लिखिएगा इस बात को, कि अगर दो अलग-अलग फंक्शंस हैं और उनकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू सेम x पे एग्जिस्ट कर रही है, तो सेम x पे, तो फिर आप उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ सकते हो टू गेट द कंप्लीट मैक्सिमम और कंप्लीट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, है ना। अब जैसे ये सवाल है, ये तो मैं चला, मैंने यहां पर कुछ टर्म्स एडिशन में लिखी हुई है और यहां पे कुछ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बहुत सारी जगह होता है कि कुछ टर्म्स एडिशन में और कुछ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो मुझे हिंट समझ में आएगी, एक बार ट्राई करते हैं। और वैसे भी sin की पावर 4 अल्फा cos की पावर 4 बीटा ये सब पॉजिटिव लोग हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने sin की पावर 4 अल्फा cos की पावर 4 बीटा 4 cos की पावर 4 बीटा और 2 इन तीन लोगों का मुझे एडिशन चाहिए, तो मैंने इन तीन नंबर्स पे am gm लगाया। तो सर ये तो हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये दोनों 0 भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा हां यार, तो क्या sin अल्फा 0 हो सकता है? sin अल्फा बराबर 0 की पॉसिबिलिटी अलग से चेक कर सकते हैं, बिकॉज़ जब आप किसी नंबर को am gm इक्वालिटी में लेके आ रहे हो तो फिर वो नंबर 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए इस पॉसिबिलिटी को अलग से एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो जब sin अल्फा 0 हुआ, ये पूरी साइड गई, ये पूरा गया, सो दिस पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब यहां से ये भी 0 ये भी 0, तो cos की पावर 4 बीटा की वैल्यू आ गई -1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर सर एक बार इसकी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लो कि cos बीटा भी 0 हो सकता है क्या, है ना। cos बीटा 0 हो सकता है क्या, मैंने तो cos बीटा की 0 की बात आई तो ये वाली पूरी साइड गई, इस बार क्या होगा सर, ये टर्म गई, तो यहां से sin की पावर 4 अल्फा की वैल्यू -2 आ रही है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक और मजे की बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अल्फा जो है वो 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, और जो बीटा है वो भी 0 से पाई दे रखा है, जबकि आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव है, sin अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 ये हो नहीं सकता। तो सर cos बीटा को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा,
दैट मींस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही होगा, क्योंकि अगर बीटा सेकंड क्वाड्रेंट से हो गया तो ये वाली पूरी क्वांटिटी नेगेटिव और वो पूरी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होती। दैट मींस हमें एक चीज और समझ में आई कि बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही होगा, अल्फा दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब मैंने इन तीन नंबर्स पे एएमजीएम लगाया, तो मैं क्या करूंगा सर, तीनों का सम डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मेरी गलती समझ में आता है, तीनों का सम, अबे क्या हो रहा है आ जा भाई, अरे डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर में सर इनका मल्टीप्लिकेशन 8 sin की पावर 4 अल्फा cos की पावर 4 बीटा पावर 1/3। तो मैंने ये देखना सर, ये तो आ जाएगा सर 2 की पावर, सॉरी 8 की पावर 1/3 is 2, ये आ जाएगा sin की पावर 4/3 अल्फा cos की पावर 4/3 बीटा। सर ये पावर 4/3 नहीं चाहिए, तो मैंने तुझे पावर क्या चाहिए सर, जो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है उसमें पावर 1 1 चाहिए उनकी, तो मैंने कहा यार इन टर्म्स में अगर पावर 1 बनाना है तो यहाँ पर फैक्टर 4 का होना चाहिए, यहाँ पर जब फैक्टर 4 का होगा तो यहाँ से sin अल्फा और यहाँ से cos बीटा निकलेगा, दैट मींस मुझे अब 4 टर्म्स चाहिए। मैंने ठीक है भाई, तो जब मैं 4 टर्म्स की बात करता हूं तो मैं तो बोलूंगा कि भाई इन 4 टर्म्स पे आप इन 4 टर्म्स पे एएमजीएम लगाओ और 1 और 1, ठीक है, कि आपने 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया 1 और 1 में, फिर बच्चा बोलेगा सर ये तो गड़बड़ है, मतलब लग रहा है आपने सॉल्यूशन पहले दे रखा है। मैंने क्यों भाई, बोले आपको 4 टर्म्स चाहिए ना तो इस बीच वाले को स्प्लिट कर दो। मैं कहा कैसे, कि sin की पावर 4 अल्फा 2 cos की पावर 4 बीटा और 2 cos की पावर 4 बीटा और 2, ये लो 4 टर्म्स ये भी तो हो सकती है। मैंने कहा तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तूने तो पकड़ लिया मेरे को कि हां भाई चोरी कर रहे हो सर, बदतमीजी कर रहे हो। अब एक तो भाई तू एक जगह ही रह, हां चलिए, फिर मैंने कहा तू आगे क्या करेगा भाई, सर इन चारों का सम डिवाइडेड बाय 4 फिर इनका मल्टीप्लिकेशन। मैं कहा ये देखो पावर 1/4 आ गई, इसका मल्टीप्लिकेशन 8, ये तो अकेले रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा लिटिल गोलू, तो यहां से तो तेरा sin अल्फा आ गया, यहां से cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा, तो आपको cos स्क्वायर बीटा नहीं आपको cos बीटा चाहिए, दैट मींस सर cos की नेट पावर 4 ही बननी चाहिए ब्रैकेट के अंदर, समझे, तो ऐसा सोचना कोई गलत बात नहीं है, बट फाइनली आप इसी पे लैंड करोगे। फटाफट बताओ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली है, ये सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो सर दैट इज sin की पावर 4 अल्फा प्लस 4 cos की पावर 4 बीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/4, इनका मल्टीप्लिकेशन में यहां 4 sin की पावर 4 अल्फा cos की पावर 4 बीटा, 1 को मल्टीप्लिकेशन में लिखने वाली कोई की बात है, 4 की पावर 1/4 दैट इज √2 या 2 की पावर हाफ। अब sin की पावर सर ये इवन रूट है तो मॉड आना चाहिए, अरे मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहां पर जो है वो sin अल्फा ही आएगा, मतलब पहले मॉड आया वो हट गया। और अभी आपने बताया था कि बीटा इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा, ऑल्दो आपने रेंज दे रखी है सेकंड क्वाड्रेंट से भी, पर सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल बीटा उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सर हमारा काम का जो बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, तो सर यहां पर पॉजिटिव आएगा। फिर ये जो 4 है ये इधर भेज दो, तो सर sin की पावर 4 अल्फा प्लस 4 cos की पावर 4 बीटा 1 + 1 सर दैट इज 2, तो सर एएमजीएम इक्वालिटी हमें इस पार्ट पर ले जाकर छोड़ रही है। तो मैंने कहा हमारे हिसाब से ये इससे बड़ी और बराबर हो सकती है, पर उसने तो बराबर दे रखी है, बराबर दे रखी है मतलब आप बोल रहे हो कि सर एम और जीएम दोनों बराबर कब होंगे, वो तो तब बराबर होते हैं सर जिन नंबर्स पे आपने एएमजीएम लगाया है वो नंबर्स बराबर होनी चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं सर ऐसी इक्वालिटी होल्ड कर रही है कि नहीं, तो यहां से sin अल्फा कितना आ जाएगा सर +-1, और यहां से आपके पास में cos की पावर 4 बीटा 1/4 के बराबर आया, तो cos बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सेटिस्फाई करेगा, तो सिर्फ +1/√2, क्योंकि पावर 4 है ना, तो यहां पे √2 की पावर 4 लिखी हुई है, सर आएगा तो -1/√2 भी, मैंने बिल्कुल आएगा, बट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा 0 से लेकर पाई तक ओनली एक ही एंगल है जिस पर sin अल्फा 1 होता है, -1 तो कभी होता ही नहीं है, और वो अल्फा कितना है सर दैट इज π/2। अच्छा बीटा कितना हो जाएगा सर दैट इज π/4, खत्म। तो सर ये क्या लिखा हुआ है दैट इज cos π/2 दैट इज 90 प्लस बीटा दैट इज 45 माइनस cos दिस इज 90 माइनस 45, cos 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस sin थीटा, और sin 45 1/√2, और cos 90 माइनस थीटा दैट इज प्लस sin थीटा, बट ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो ये भी -1/√2 आएगा। सर ये पूरा का पूरा -√2 हमारा आंसर हो गया, -2 टाइम्स दिस, तो सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो कहां जाकर ये लगा है, तो ऐसे आपको सोचना है, बढ़िया चीज है। बेसिकली n फैक्टोरियल लिखना या फिर फैक्टोरियल n लिखना या फिर इस चीज को लिखना कि r की वैल्यू 1 से लेकर n, क्या मतलब है सर इसका कि 1 पुट किया फिर 2 पुट किया फिर 3 फिर 4 टिल n तक, और पाई रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब सर n फैक्टोरियल का मतलब है पहले n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पहले n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। फटाफट जैसे मान लो मैं आपसे 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो पहले 2 नेचुरल नंबर्स, तो आंसर आ गया 2। 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो सर पहले 3 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो सर ये आ जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल सर पहले 4 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो सर ये कितना आ जाएगा दैट इज 6 * 4 24, एंड 5 फैक्टोरियल इज 24 * 5, 1 * 2 * 3 * 4 * 5, 24 * 5 सर ये आ जाएगा 120। सिमिलरली 1 फैक्टोरियल सर पहले एक नंबर नेचुरल नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन। अब इससे इतना खर्चा हो गया तो 0 फैक्टोरियल भी याद कर लो यार, सर 0 फैक्टोरियल कब से होने लग गया, मैंने फैक्टोरियल डिफाइन फॉर होल नंबर्स, 0 फैक्टोरियल भी बनता है भाई, ठीक है। इसका लॉजिक सर देखना मैं ऐसा लिख सकता हूं कहीं पर 9 फैक्टोरियल लिखा हो तो 1 * 2 * 3 * 4 टिल 8 फिर 9, तो इसमें से 9 मैंने अलग कर लिया, ये यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा हुआ है सर दैट इज 8 फैक्टोरियल, 9 अलग है और ये 8 फैक्टोरियल अलग है जी। फिर सिमिलरली क्या मैं इस 8 फैक्टोरियल को 8 सर कहना क्या चाहते हो, मैंने ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर फैक्टोरियल है तो उसमें से अगर वो आप नंबर n अलग कर रहे हो तो पीछे एक कम का फैक्टोरियल, फिर आप इसमें से अगर n - 1 अलग कर रहे हो तो ये लो अब n - 1 से एक कम दैट इज n - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है भाई, है ना, ये लो। अब ये वाली बात से सारे फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं चाहिए, फैक्टोरियल डिफाइन फॉर मान लो नेचुरल नंबर की बात करते हो, तो जब आप इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे ना तो 1 फैक्टोरियल बराबर 1 * यहां आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी सर हमारे पास में 1, ऐसा भी याद रखो आप। सर ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल कितना होता है तो इसको ऐसे लिखा 5 * 4 * 3 * 2 * 1, तो जो फैक्टोरियल आपको दिख रहा है कि कैंसिल होगा तो वो फैक्टोरियल ऐसे रखो, तो सर ये हो जाएगा 20, है ना, बस इतना नॉमिनल्स आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है अभी। अब टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल यहां पे पहुंच गया है, ठीक है, यहां पर भी टी मॉड का सवाल आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ऊपर कैसे बनाएं, मैं कहा ये बात भी सत्य है भाई, डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कैसे बनाएं, मैंने बन जाएगा, पर डिनोमिनेटर में दो नंबर्स तो मल्टीप्लिकेशन में दिखा रहे हैं, बोले सर दिख तो नहीं रहे, है ना, +1 अलग कर लिया और पीछे बचेगा n फैक्टोरियल, क्योंकि जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो नंबर अलग कर लो, पीछे एक कम का फैक्टोरियल बचता है। सर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना सकते हैं क्या, मैंने कहा भाई ये फैक्टोरियल है और वो सिर्फ नंबर है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज करो, टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि भाई हमें फंक्शन जो है वो दो के डिफरेंस में तोड़ के लिखना है और फंक्शन सेम होना चाहिए, इनपुट में डिफरेंस एक या दो का हो सकता है या तीन का भी हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, माइनस साइन बनाने की सोचते हैं, जब कुछ ना समझ में आए ना, जब आप टी मॉड में हो या फिर
एक मतलब सिंप्लीफिकेशन में जैसे आपको सिखाया गया कि रूट होता है तो रेशनलाइज करो, है ना, रेशनलाइज करो, रूट ऑफ ए प्लस बी, अगर रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी है तो रेशनलाइज करो। तो वैसे ही क्या होता है मैथमेटिक्स में एक और बहुत बढ़िया सिंप्लीफिकेशन है जो काफी चैप्टर्स में काम करती है, दैट इज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। इंटीग्रेशन में भी काम करती है बहुत सारी जगह। n+1 है, ऑल्दो यहाँ तो पूरा फैक्टोरियल है, पर एक टर्म मुझे n+1 दिख रही है तो मैंने इसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश की। तो मैंने लिखा n+1 -1 क्योंकि ऊपर तो n है, और फिर मैंने स्प्लिट द डिनोमिनेटर कर दिया। ये लो सर। तो अब ये क्या लिखा हुआ है सर, ये जो आपने पहले लिखा था दैट इज n+1 * n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसमें से एक n+1 अलग किया, पीछे एक कम का फैक्टोरियल ये और ये कैंसिल हो गया, तो सर ये लिखा हुआ है 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल, और ये कहानी सिग्मा के आगे है 1 से लेकर 50, और ये सम ऐसे आ रहा है, ठीक है भाई। हाँ, तो अगर आप इसको fn बोलते हैं तो ये आपके पास में fn+1 है भाई, ठीक है। तो बड़े वाले में बड़ा, छोटे वाले में छोटा, इनपुट की इनपुट n+1, तो बड़ा इनपुट किसमें सर, ये वाला n+1 बड़ा है, पूरा फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं भाई सर, आप तो गलत बोल रहे हो कि 1/n+1 और 1/n फैक्टोरियल में से 1 इनपुट किसकी ज्यादा है, इसकी इनपुट है n+1 और इसकी इनपुट है n, तो इनपुट किसकी ज्यादा है सर, इसकी। तो बड़े वाले में बड़ा मतलब ये वाली चीज यहां पुट करोगे और छोटे वाले में छोटा, तो डायरेक्टली हमारे पास में आंसर आ गया 1/51 फैक्टोरियल, सो दैट इज द सम 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/51 फैक्टोरियल, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन तो ये, दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई देख अगर ये टर्म टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ, क्योंकि और तो कोई तरीका तेरे पास में अभी है नहीं, है ना,